नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना होता है, क्योंकि यही नौजवान कल हमारे देश का मुस्तकबिल लिखेंगे। लेकिन हमारे देश के युवा चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा नेतृत्व मिले जो उनकी सोच पर देश के भविष्य की बुनियाद को लिखे रखे। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ तनातनी के मसले को लेकर या फिर राम मंदिर के मसले को लेकर सियासी दल अपने अपने तरीके से इन मुद्दों को भुनाती हैं, लेकिन युवा वोटर इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचता है? 2019 में देश के युवा कैसी सरकार चाहते हैं? क्या नौजवानों की उम्मीदें, उनके सपने पूरे होंगे? और क्या क्षेत्र के मौजूदा सांसद इन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम झीलों की नगरी यानी उदयपुर के नर्सिंग कॉलेज कैंपस के बीच नौजवानों के यहां पहुंची। यहां के युवाओं ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है, जो कि पढ़े लिखे थे। देखिए क्या कहा। देश में 2019 के आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां ने अभी से चुनावी रणनीति को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सियासी दलों की इस बार सबसे ज्यादा नजर युवा वोटरों पर ही है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का दारोमदार युवाओं के कंधों पर ही होता है। चुनावी साल में एक बार फिर मुद्दों को लेकर युवा वोटरों को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। लेकिन आखिर युवा वोटर नई सरकार को लेकर क्या कुछ सोचता है? देश के लिए उनके मन में कैसे सपने पलते हैं? नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या होंगी? चुनावी साल में युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम उदयपुर में युवाओं के बीच पहुंची। 2014 के चुनाव में बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा यहां से चुनाव जीते थे। अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। उदयपुर लोकसभा सीट दक्षिण राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। पहले चुनाव से 1971 तक यहां लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया भी 1980 में यहां से सांसद बन चुके हैं। 2019 के चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है और इन चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका भी रहने वाली है। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं नर्सिंग कॉलेज उदयपुर में, जहां है यंग इंडिया की टीम युवाओं के बीच। नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यंग इंडिया वोट का वाई फैक्टर। देश में आम चुनाव नजदीक आने वाले हैं और चुनावी चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन यंग इंडिया के नाम से हमारे देश को जाना जाता है और इस बार भी सरकार का जो फैसला करेगा वो युवा करेगा। देश की अधिकांश आबादी 18 से 40 वर्ष की है, तो ऐसे में युवा आम चुनाव को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अभी हम आए हैं उदयपुर के सरस्वती नर्सिंग कॉलेज में, जहां युवाओं के बीच में हम जानेंगे कि अलग अलग सवाल पूछेंगे उनसे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। मेरा पहला सवाल होगा इनसे, 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं? दूसरा सवाल, सरकार से आपकी उम्मीदें क्या है? मेरा तीसरा सवाल होगा, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरा चौथा सवाल होगा, अगर एक दिन के लिए वे प्रधानमंत्री बनते तो क्या करते? और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल होगा कि वर्तमान सांसद जो है वो इनकी कसौटी पर कितना खरा उतरा है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2019 में कैसी सरकार आप चाहते हैं? जीएसटी फ्री हो और ना महंगाई कम हो और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी हो और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाए। आप क्या कहेंगे? नई सरकार चुनेंगे, युवा चुनेंगे, क्या कहेंगे? कैसी सरकार? करप्शन फ्री होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत होना चाहिए, अधिक से अधिक डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार में कहीं न कहीं भारत में बहुत दिनों से रिसर्च बंद हो चुकी है। सारी रिसर्च जो भी है वो फॉरेन से है, तो उस रिसर्च को भी लागू किया जाए। सबसे ज्यादा स्किल फंक्शन होने चाहिए, जो गाइडेंस है बच्चों को वो दिया जाए कि उनका फ्यूचर किस डिसाइड में है। अधिकतर बच्चे यही फंस जाते हैं कि हम 10th और 12th के बाद क्या करें, हमारा क्या फ्यूचर है। तो सबसे ज्यादा स्किल फंक्शन और गाइडेंस होना चाहिए। स्किल फंक्शन और गाइडेंस होना चाहिए। आप कौन सी सरकार चाहते हैं 2019 की? मेरा सरकार से बस मैं सरकार से एक ही उम्मीद करता हूँ, वहाँ सभी वर्गों को साथ में लेके चले, वहाँ मध्यम वर्गों को भी साथ में लेके चले, वहाँ किसान को भी साथ में लेके चले और युवाओं को भी साथ में लेके चले। मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जिसका पूर्ण बहुमत हो। यदि सरकार का पूर्ण बहुमत होगा तो वह अपने फैसले बिना किसी दबाव से कर सकती है और वह अपने फैसलों के लिए किसी विपक्ष से नहीं डरेगी और वह
यदि कोई फैसला जनता के हित में है तो वह अपनी इच्छा से पूर्ण सहमति के साथ उस फैसले को ले सकती है और उस काम को कर सकती है। जैसा कि सर सबने बताया कि बहुमत वाली सरकार चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बहुमत वाली सरकार होगी वही संसद में निष्पक्ष फैसले ले सकती है। क्योंकि अगर गठबंधन की जो सरकार होगी उनमें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, उस वजह से न तो देश का विकास हो पाता है और न ही कुछ और हो पाता है। जो कि बहुमत की जैसे सरकार बनेगी तो वो एकदम निष्पक्ष फैसले लेगी, उससे हमारे देश में डेवलप होगा एकदम, मतलब राइट और रॉन्ग में एक डिफरेंस पैदा हो। थैंक यू सर। पूर्ण बहुमत की सरकार युवा की आवाज है, आप क्या कहेंगे, कैसी सरकार? सर मैं ये सरकार चाहता हूँ कि सभी तरफ से हमारे देश का अच्छा हो, भला हो। और आजकल की सरकार ऐसी होने लगी है कि सब अपना अपना करने लग गए हैं, लोगों के बारे में सोचते नहीं है। मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपके सपनों का भारत कैसा हो। पूरे यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा, कैसा होना चाहिए हमारे सपनों का? आरक्षण मिलना चाहिए सबको बराबर और बहुमत होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, सपनों का भारत कैसा? आरक्षण फ्री होना चाहिए। जैसे कास्ट के अकॉर्डिंग आरक्षण दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब हाई लेवल के उनको आरक्षण देना है, तो जो जिसको जरूरत है उस हिसाब से देवे आरक्षण। और क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लीन भारत होना चाहिए हमारा। क्लीन भारत होना चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए, लेकिन आप क्या कहेंगे, कैसा भारत, सपनों का भारत? करप्शन फ्री होना चाहिए और देयर शुड बी इक्वल राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजन प्रैक्टिस. And the most important thing is that India has to take a new step against the people who attempts like sexual rapes and everything, the female harassments and everything is going. So there should be a strong article against such practice. आप क्या कहेंगे, कैसा हो? भारत करप्शन फ्री होना चाहिए और आरक्षण फ्री, क्योंकि ये दो ही ऐसी चीजें जो भारत को पीछे लेके जा रही है। इंडिया डेवलप हो रहा है लेकिन इन दो वजह से, क्योंकि सभी का ब्रेन एक जैसे होता है। आरक्षण की वजह से कोई जो 40% पे डॉक्टर बन रहा है और 70 और 80% पे नहीं बन रहा है, 70 और 80% का ही दिमाग ज्यादा होगा, 40 का ज्यादा नहीं होगा। तो आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आरक्षण मिलना चाहिए। कोई यदि ST SC है, यदि उनके फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको आरक्षण। डेवलप हो इंडिया लाइक फॉरेन कंट्री के जैसे लोग रात में अभी जैसे इन्होंने बताया फीमेल वगैरह घूमती तो उनके साथ ये रेप वगैरह होने के चांस, तो इसको कम हो। और जैसे आतंकवाद वगैरह फैल रहा है और लड़ाई झगड़े, इसमें कमी होनी चाहिए। आतंकवाद कम हो, सब सुरक्षा रहे, सपनों का भारत आपके साथ देखते हैं, कैसा सपनों का भारत रहे? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी न्यूज परिवार का मैं सरस्वती कॉलेज की तरफ से बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं और मैं अपने 2 शब्दों से इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वतन से बड़ा कोई परिवार नहीं होता, वतन से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, और जो करे गद्दारी देश के साथ उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं होता। तो मैं अपने सपनों का भारत ऐसा चाहता हूं जो कि मेरे भारत के वीर जवान जो शहीद हो गए और जो आजादी के मतवाले थे, वो जो सपने देख के गए थे कि भारत कैसा होना चाहिए। भारत ना जातिवाद में बढ़ना चाहिए, ना संप्रदाय में बढ़ना चाहिए, अनेकता में एक भारत, वही भारत मुझे चाहिए। धन्यवाद। अनेकता में एक भारत, आप क्या कहेंगे, कैसा हो? हमारी सबसे जो लोग हैं उनको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो भी राजनेता होते हैं हम चुन के लाते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि ये अपने अधिकार है। जब तक लोगों को ये पता ही नहीं है कि अपने अधिकार क्या है, तो वो सोचते हैं जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो ठीक है। तो और करप्शन फ्री होना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि वर्तमान सांसद जो है आपके क्षेत्र के, आपकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरे हैं, क्या सोचते हैं? जो 5 साल का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, आपकी उम्मीदों पे, आपके सपनों में खरा उतरे? अभी तक तो हमारे क्षेत्र में जो सांसद है वो खरा नहीं उतरा है, वो वादा करके भूल जाता है। बस जैसे सांसद बनता है वो बस जैसे बना वो अपने खुद के उद्देश्य होता है वो खुद का पूरा कर लेता है, नेत की जनता का। बस यही मेरा कहना है। सांसद जैसे कि कुछ कामों में ज्यादा इफेक्टिव रहा है, कुछ में जैसे कि कुछ हेल्थ सेक्टर को लेकर अच्छे काम किए, पर कुछ जैसे एजुकेशन में नहीं किए, या फिर कुछ भी डेवलपमेंट के स्टेज पे उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना वो कर सकता है। कहाँ कमी कहाँ रखी? कमी बहुत से, जैसे कि ये यातायात को ले लीजिए, आप एजुकेशन में स्कूल्स में जैसे कि टीचर वगैरह जहाँ पे कोई फुलफिलमेंट नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको कर सकता था, ऐसे बहुत सी उसने नहीं करी ऐसे। आप क्या कहेंगे, कितना खरा उतरे हैं? वैसे कहा जाए तो आज तक तो खरे नहीं उतरे, क्योंकि जो वादे करते हैं उसके मुताबिक तो कुछ काम नहीं किया है।
और जब भी आते हैं बस वादों के मुताबिक वो वादे बताते हैं, हमारे को बस एक बहलाना फुसलाने का काम किया है। और हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि सड़कें बनाई है, लेकिन उनपे भी ऐसे ही काम किए हैं कि वो सड़कें साल भर में टूट जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो जो लोग सही मान सके, मतलब कि ये खरे नहीं उतरे हैं। खरे नहीं उतरे सांसद महोदय, लेकिन आप क्या कहेंगे, आपकी उम्मीदों को कितना खरा उतरे? हमारे सांसद उम्मीदों पे खतरा उतरे हैं, क्योंकि हमारे गांव में पहले सरकारी स्कूल था जहाँ पूरी फैकल्टी बराबर पढ़ाई नहीं चलती थी। तो अभी का जो सांसद थे उन्होंने गांव में सुचारू रूप से विद्यालय चलाया, गांव की साफ सफाई करवाई, गांव में सबको अच्छा किया। हमारे बात करें जैसे कि हमारे यहाँ पे डुंगू क्षेत्र में टूरिज्म क्षेत्र बड़ा है, वो एक क्लीन सिटी में अब आता है, और उसमें मतलब कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा किया है, एजुकेशन बेस भी अच्छी हुई है, तो यहाँ से बच्चे वहाँ पे भी जाते हैं और ठीक है। अभी हमारे सांसद भी खड़े उतरे हैं, मतलब गांव में विकास करवाया, स्कूल में फैकल्टी नहीं थी तो वो भी करवाई पूरी। यंग इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सरस्वती नर्सिंग कॉलेज के युवाओं से बात का सिलसिला जारी रहेगा। कर्ज माफी उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो डिजर्व करता है, जो रियलिटी में डिजर्व करते हैं, जिनको कर्ज माफी की जरूरत है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। तो बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए, उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़े। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है, और मैं हूं उदयपुर के सरस्वती नर्सिंग कॉलेज में, और जान रहा हूं कि आगामी चुनाव को लेकर यहां का युवा क्या सोचता है। मेरे अगले 5 सवाल इन युवाओं से रहेंगे कि किसी भी तरह की कर्ज माफी को आप कितना जायज मानते हैं, आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है। तीसरा सवाल होगा मेरा, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने जरूरी है। मेरा चौथा सवाल होगा, इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। और मेरा 5वां और अंतिम सवाल रहेगा, हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी को आप किस तरह से मानते हैं। तो मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। किसी भी तरह की कर्ज माफी जो है उसको आप कितना जायज मानते हैं? कर्ज माफी सर सही है, लेकिन ये एक मतलब इकोनॉमिक बेस होनी चाहिए। किसी भी किसान की मतलब इसकी इनकम अच्छी है तो उससे मतलब नहीं देना चाहिए कर्ज, या फिर उससे कर्ज लेता है तो उससे वापस भरने की वो करनी चाहिए। और जिसके पास नहीं है, मतलब जो जिसकी जमीन नहीं है, किसी और के खेत पे काम कर रहा है या किसी लीज ली रखी हो, तो उससे देना चाहिए लोन, उसकी कर्ज माफी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, किसी भी तरह की कर्ज माफी होती है, किसानों की हो या कॉर्पोरेट की हो, कितनी जायज है? सर मैं यह चाहता हूँ कि अगर कोई किसान गरीब है बिल्कुल, उसके पास जमीन है और उसकी जमीन अगर किसी कारणवश खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो सर उसे गवर्नमेंट को कर्ज माफ कर देना चाहिए उसकी तरफ से। और कोई अगर पैसे वाला है, किसी के अफीम वाले हैं तो उनके पास पैसा है तो उनको अगर भर सकते हो तो उनको भरना चाहिए। आप क्या कहेंगे, किसी भी तरह की कर्ज माफी वो कितनी जायज है, क्या मांग? सर कर्ज माफी इस बार तो हो जानी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ टेक्निक्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाए उनको, ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए। आप क्या कहेंगे? कर्ज माफी उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो डिजर्व करता है, जो रियलिटी में डिजर्व करते हैं, जिनको कर्ज माफी की जरूरत है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो जरूरत हो, जो जरूरतमंद हो, उनके कर्ज माफी होने चाहिए। लेकिन कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है, बहुत वोट मिलते हैं कर्ज माफी, किसानों के भी मिलते हैं। आप क्या कहेंगे? कर्ज माफी तो उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनको जरूरत है, बाकी तो नहीं मिलनी चाहिए जिनको नहीं है जरूरत। और भी कुछ युवा हैं, उनसे हम जानेंगे, किसी भी तरह की कर्ज माफी होती है वो कितना जायज है, क्या कहेंगे आप? सर कर्ज माफी जो आज किसानों को हो रही है उसको आगे मतलब कर्ज मिलना चाहिए। एबल होने जो मतलब जो ज्यादा ही गरीब है उनको जो खेती में जो उनकी फसलें खराब हो जाती है उनको कर्ज मिलना चाहिए। कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन कर्ज माफी कितनी जायज मानते हैं आप? मतलब एक बार मिलनी चाहिए। एक बार मिलनी चाहिए, एक बार माफ होनी चाहिए। आप क्या कहोगे? अभी सरकार ने घोषणा कर दी कि सभी किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, तो पहले अपनी तिजोरी देखनी चाहिए सरकार की कि कितना पैसा पड़ा है, उस हिसाब से बोलना चाहिए कर्जा माफ कर देंगे। खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता है कि कर्जा माफ कर देंगे। मेरा अगला सवाल रहेगा, आरक्षण को लेके आप क्या सोचते हैं? आरक्षण के बारे में जानेंगे कि यहाँ का युवा आरक्षण को लेके आप क्या कहोगे? आरक्षण कितना? नमस्कार सर, रिजर्वेशन होना चाहिए सर, रिजर्वेशन इकोनॉमिकल बेस पे होना चाहिए, जातिगत बेस पे नहीं होना चाहिए। अब सर समाज मतलब सुधर चुका है, भारत सुधर चुका, अब वो वर्ग नहीं रहा कि SC/ST के साथ गलत बिहेव किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। आज मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील देश है, तो इकोनॉमिकल बेस पर होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट जॉब है अगर किसी घर में तो उसको मतलब कंटिन्यू आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू सर।
आप क्या कहोगे किसी भी आरक्षण का मेन एम ही है कि पिछड़े वर्गों को आगे लाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जातिवाद कंडीशन में अब यह जाति है तो यह जाति का सारा वर्ग पिछड़ा ही रहेगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हैं जो कि जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, वो भी बहुत पिछड़े हुए, उनको भी आरक्षण की जरूरत है। लेकिन अगर इस बेस पे देखा जाए तो सरकार का सबसे गलत अगर तरीका था तो वो था जातिवाद बेस पर आरक्षण देना। जो जातिवाद बेस पर जो आरक्षण दिया उन्होंने, उस वजह से बहुत से दंगे भी हुए हैं, बहुत से लोगों को मतलब मारपीट के किया है। जिस तरह से अभी 2018 की बात करें, 2 अप्रैल 10 अप्रैल उस टाइम भी बहुत दंगे हुए थे। उस टाइम भी देखा जाए तो भारत बंद किया था, कहीं पर धाराएं लगी थी। तो उस तरीके से आरक्षण भी नहीं करना चाहिए। और आरक्षण अगर किसी परिवार में एक बार किसी को मिल चुका है तो वो वापस उसको नहीं मिलना चाहिए। अपने देश में कुछ गांवों में ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे जाति को लेकर बहुत बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, कहीं मंदिर में नहीं जाने देते। इस मुद्दे को देखते हुए तो आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना तो चाहिए, पर उनका कैटेगरी देख के नहीं, उनका स्टेटस देख के मिलना चाहिए, उनका इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देख के मिलना। और आरक्षण एक बात से तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि ना जो है स्टूडेंट स्टडी करते तो आरक्षण पे डिपेंडेंट रहते, इतना नहीं रहना चाहिए। इतनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। वो लोग बोले हम लोग आरक्षण से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हमारी स्किल से हम लोग जॉब मिलेगी। तो ये चीजें उनका बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए कि उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़े। आरक्षण की जरूरत नहीं पड़े, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन आप क्या कहोगे, आरक्षण कितना जरूरी है, कितना सही है? हम यही करना चाहते हैं कि आरक्षण हटना नहीं चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि किसी घर में गवर्नमेंट सर्विस है तो उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरा अगला सवाल रहेगा, देश की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार जो है वो होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बदली जाए देश की? शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है। हर जैसे कि एक छोटे से गांव में जहाँ पे स्कूल्स तो होते हैं पर ना टीचर की अवेलेबिलिटी है, बहुत सी फैसिलिटीज की बहुत कमी है। तो जैसे कि हर ग्राम पंचायत पे एक लेवल पे, जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पे सुधार लाया जाए, जहाँ पे हर ग्राम पंचायत पे एक प्रीमियम स्कूल होना चाहिए, जहाँ पे एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का। बस ये सुधार होना चाहिए। आप क्या कहोगे, कैसा परिवर्तन जो है वो जरूरी है शिक्षा व्यवस्था में? बहुत परिवर्तन जरूरी है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी से फॉरेन कंट्रीज में शिक्षा प्राप्त होती है, वैसे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी मिले। लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? सर, फ्री होनी चाहिए शिक्षा, और ये होना चाहिए कि सबको बराबर, जैसे अपने यहाँ से फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसी फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल कराई जाए कि फॉरेन नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत सारा खर्चा बचेगा इंडिया में भी। आप क्या कहोगे, कैसी एजुकेशन सिस्टम? हमारे इंडिया में एजुकेशन को डेवलप करने में बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे एजुकेशन हमारी जो निजी कॉलेजों में या फिर निजी स्कूलों में दी जा रही है, वैसी गवर्नमेंट में दी जा रही है। तो ऐसी कैसी सेम एजुकेशन गवर्नमेंट में अवेलेबल करनी चाहिए, एजुकेशन डेवलप होनी चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन देनी चाहिए, हर एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको डेवलप करना चाहिए सर, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, और जो एडमिशन लोन है उसको कम करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिले, ये युवा यहाँ का कह रहा है। लेकिन आप क्या कहोगे, किस तरह के बदलाव एजुकेशन सिस्टम में? जो रिक्त पद है गवर्नमेंट स्कूल में उनको पूरा किया जाए, और गवर्नमेंट स्कूल में काफी सुधार लाना चाहिए। यहाँ निजी स्कूलों में होता है वैसी पढ़ाई होनी चाहिए वहीं भी, और जो पैसे देकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके जैसी उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, और पूर्ण रूप से पढ़ाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की तरह, और सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है वो भी गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए, और ये सुधार लाने चाहिए गवर्नमेंट को पीछे से। मेरा अगला सवाल होगा, इस बार आम चुनाव में कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा जो कि वोटर को अपनी तरफ मोड़ेगा? आप क्या सोचते हैं, कौन सा मुद्दा रहेगा? मतलब राम मंदिर बनाने की जो कहते हैं वो ने राम मंदिर के बारे में मुद्दा होगा, और जीएसटी के बारे में होगा, और अभी जो इन्हें पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत ये होगा। आपको क्या लगता है, कौन से मुद्दे जो है उसको लेके युवा जो है वो वोट करने जाएगा और ज्यादा प्रभावी करेगा? से अभी जनरल तो देखा जाए तो राम मंदिर का चल रहा है, आतंकवाद का है, आरक्षण का है। ये मुद्दे रहेंगे तो वोट जो नेता बोलेंगे हम इनको कुछ करेंगे इनके लिए,
कुछ आरक्षण के लिए कुछ आरक्षण मतलब लिमिटेड होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, किसी को मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आर्थिक व्यवस्था अकॉर्डिंग देखा जाए। आतंकवाद है तो उनसे कैसे निपटना है, उनको खुली जो फौजी है उनको फौजी भाइयों को खुली छूट देना, मतलब उनके हिसाब से वर्क करे, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनता प्रभावित होगी, उनको वोट देगी। आतंकवाद, ये तमाम मुद्दे रहेंगे, लेकिन क्या युवा क्या देख के वोट देगा? ये आरक्षण और जीएसटी से और राम मंदिर निर्माण के ऊपर ही डिपेंड है। आप क्या कहोगे? जीएसटी, राम मंदिर है और नोटबंदी है, ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे चुनाव में। डेवलपमेंट रहेगा या ये मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे? डेवलपमेंट ज्यादा है। डेवलपमेंट ज्यादा प्रभावी रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज देख के वोट देने जाओगे? क्या इशू? सबसे पहले आरक्षण हुआ, राम मंदिर हुआ। जैसे आरक्षण हुआ, बहुत सारे जने अपने इंडिया से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं आरक्षण की वजह से। अगर आरक्षण कोई सरकार कम करे तो युवाओं के लिए वो अच्छा रहेगा, जो पढ़ाई करने वाले वही है। और अगर हिंदू मुस्लिम करते उस बात पे राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा, जो भाजपा को राम मंदिर की तरफ खींचने करेगा। ये मुद्दे रहेंगे। आप क्या कहोगे, कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में ज्यादा प्रभावी नजर आए? इस बार ज्यादातर मुद्दे, एक तो राम मंदिर होगा और आतंकी हमले हो रहे हैं, उसके निपटने के लिए कैसी सरकार चाहिए उसके बारे में होगा। और एजुकेशन इसमें जो बढ़ाएगा, ज्यादा रोजगार दिलाएगा। मेरा पांचवा और अंतिम सवाल आपसे रहेगा, देश में 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? ये जो सिस्टम है 5 साल में चेंज होने वाला, एक इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर 5 साल में हमको कोई भी किसी भी टाइप के पॉलिटिक्स में जो भी नेता है वो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो उसको पब्लिक उसको हटा सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो सही है और अब उनको 5 साल बहुत कम होते हैं। अगर कोई सही काम कर रहा है तो 5 साल बहुत कम टाइम होता है कि वो इतने बड़े फैसले ले सके और पूरे देश की जो इकोनॉमिक है उसको और जो भी सेक्युलर है, टेररिज्म है, उसको फ्री कर सके। तो बहुत कम टाइम है 5 साल। आप क्या कहोगे, 5 साल में जो 5 साल में सरकार बदलने वाला सिस्टम बहुत गलत है। लोग सोचने चाहिए कि अगर भाजपा सरकार सही काम कर रही है तो उसको ही वोट देवे। लोग सोचते हैं कि 5 साल ये सरकार आएगी, 5 साल ये सरकार आएगी। 5 साल जो योजना बनती है, अच्छे से काम चालू होते हैं 5 साल पूरे होने तक, तो वो योजना वापिस कांग्रेस सरकार आ गई अभी, तो वो योजना भाजपा वाली बंद कर देगी, फिर कांग्रेस की नहीं चालू होगी, फिर भाजपा आएगी, फिर वो योजना बंद हो जाएगी। इसलिए सरकार चेंज नहीं होनी चाहिए। लोग सोचने चाहिए कि भाजपा सही काम कर रही है तो भाजपा को वोट देवे। तो ये था उदयपुर का युवा जिनसे हमने तमाम पहलुओं पे से जाना कि उनकी क्या राय है 2019 के चुनाव को लेकर, सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं थी और किस तरह से यहाँ के वर्तमान सांसद जो है वो उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। आरक्षण पे जाना, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, उनके बारे में हमने युवाओं की राय जानी और तमाम सवालों के युवाओं से जवाब लिए, क्योंकि ये युवा जो है आने वाले समय में 2019 की नई सरकार को चुनेगा। अगले एपिसोड में हम किसी नए कैंपस में जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ का युवा क्या सोचता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।